दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के 8वें भाग में बहुत बहुत स्वागत है। इस कहानी के 7वें भाग को जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और जो लोग शुरू से कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। दादी माँ, सुजाता और योगिता आपस में बात कर रही थी, जबकि रक्षा और सोना सिर्फ सुनने का काम कर रही थी। योगिता बहुत दिनों बाद सबसे मिलकर खुश थी। उसके चेहरे की रौनक सब देख भी पा रहे थे। आशुतोष के अंदर भी ये देखकर कहीं न कहीं संतुष्टि का भाव था। योगिता आज बहुत खुश है। विधान आशुतोष से इस बात का जिक्र छेड़ देते हैं। सबसे मिलने की खुशी है उसे। आशुतोष भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आशुतोष, अब आप वापस जाने का ख्याल छोड़ दीजिए। हमें लगता है कि योगिता अब काफ़ी संभल गई है। मुझे भी यही लगता है। 2 साल उसने सबको बहुत याद किया है। अब यहाँ आई है तो खुश लग रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। उनका फैसला अब भी अधर्मी था। कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेना उनकी फितरत में नहीं था। आशुतोष, रक्षा और सोना को योगिता की ज़रूरत है। विधान जानता था कि सोना से ज़्यादा रक्षा को उसकी माँ की ज़रूरत है। अब हालात पहले जैसे नहीं थे, क्योंकि रक्षा और आशुतोष के बीच कड़वाहट बढ़ गई थी और रक्षा की उदासीनता भी बढ़ती जा रही थी। विधान सब समझता हूँ कि मेरे फैसले के कारण रक्षा और मेरा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, पर उसे भी समझना होगा कि ज़िंदगी जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं है। मुझे रक्षा की फ़िक्र होती है। वो अपने फैसले लापरवाही से लेती है और दिल की इतनी कमज़ोर है कि छोटी बातें उसे डिस्टर्ब कर जाती हैं। दिमाग में दुनिया भर के विचार लिए बैठी रहती है। देख लीजिए, रक्षा को वो अब भी कुछ सोच ही रही है। आशुतोष रक्षा की तरफ इशारा करके बात ख़त्म कर देते हैं। विधान की नज़र भी इस बात से रक्षा की तरफ चली जाती है। वो सच में अपने आप में मगन थी। मैं उसका दुश्मन नहीं, बस उसकी ज़्यादा ही फिक्र होती है। कई बार उसे दिल्ली भेजने के अपने फैसले पे भी पछतावा होता है। अक्षय को खो चुका हूँ, अब उसे नहीं खोना चाहता। आशुतोष की इतना कहते हुए गला भर्रा जाता है। विधान समझ रहे थे कि आशुतोष अथाह दुख में है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को समेटा था। रक्षा के जाने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो उसका साथ दे रहे थे। आशुतोष, हमें लगता है कि रक्षा उस लड़की को भूल चुकी है। अब वो आगे बढ़ चुकी है। विधान अपनी सोच रख देते हैं। पता नहीं, पर मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो भी समझ रहे थे कि रक्षा बदल रही है। अब उसकी ज़िंदगी रफ्तार पकड़ चुकी है। उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि वरुण आराम से उनके सामने आकर बैठ जाता है। दोनों एक पल को उसे देख कर चौंक जाते हैं। वरुण बेफिक्र होकर फैला बैठा था। वो अच्छे से जानता था कि ये दोनों माहिर खिलाड़ी हैं, आसानी से नहीं टूटेंगे, पर वो भी वरुण है, गिरा कर ही मानेगा। आपको कुछ काम था? विधान सवाल कर बैठते हैं, क्योंकि वरुण सिर्फ बुलाने पर ही सामने आता था, वरना तो वो हमेशा उससे कटा कटा ही रहता। क्यों? हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते, या हमारे बैठने से आप दोनों की बनती योजनाओं में बाधा पड़ गया? वरुण तंज मारते हुए कहता है। बाबा साहब और आशुतोष दोनों ही वरुण की पारखी नज़रों से देख रहे थे। आज उसके लक्षण ही कुछ और थे। वरुण बहुत तेज़ तर्रार है, ये दोनों को पता था। आपको क्या पता चला? बाबा साहब मुद्दे पे आते हुए कहते हैं। आशुतोष भी चुप थे। वो बस वरुण के मुंह खोलने का इंतज़ार कर रहे थे। राकेश सीतापुर के कारखाने का मैनेजर हमारे पास है, इतना कहकर वरुण मुस्कुरा देता है। बाबा साहब और आशुतोष की हवाइयाँ उड़ जाती है। ये सुनकर दोनों के चेहरे में परेशानी के भाव थे। उनके बदलते भाव वरुण अच्छे से जांच रहा था। अब आपको पता ही चल चुका है तो मुद्दे पर आइए, बाबा साहब आदेश देते हुए कहते हैं। वो और वरुण के सामने फंसना नहीं चाहते थे। वरुण सख्त भाव लाते हुए कहता है, आप दोनों को क्या लगता है कि भगवान ने सारी चालाकी का तोहफा सिर्फ आपको ही दिया है? हमारे नाक के नीचे सारा षड्यंत्र रचाकर आप दोनों बच जाएंगे, पर वरुण नाम है हमारा। आपके सारे पते हथिया कर ही हम दम लेंगे। आशुतोष और बाबा साहब चुप थे, क्योंकि वरुण उन दोनों को पकड़ चुका था। बेचारी रक्षा, उन्हें तो पता ही नहीं कि इन सब के पीछे आप दोनों हो।
उन्होंने तो नादानी में सिर्फ इस गड़बड़ी के बारे में बताया था, पर हम अच्छे से जानते थे कि उस मैनेजर में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमसे दगा कर सके। वरुण इतना कहकर रक्षा को सफाई से बचा लेता है। वरुण चुपचाप उन दोनों को घूर रहा था, पर दोनों के मुंह के ताले बंद थे। वो मुस्कुरा उठा। उन दोनों की हालत देखकर आज उसे जी भर कर सुकून मिला। वरुण उठते हुए कहता है, लगता है हमें सबसे बात करनी पड़ेगी, खासकर योगिता आंटी से। रवि के बारे में उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। रवि के पास मेरी डायरी है, आज तो सफाई से झूठ बोलते हुए कहते हैं। वरुण चुप था, क्योंकि वो जानता था कि सच्चाई क्या थी। डायरी बाबा साहब के पास है, रक्षा ये बता चुकी थी। दोनों उसे बेवकूफ़ समझते हैं, इस बात की उसे चिढ़ थी। वो डायरी रवि के पास है, रक्षा से चुरा ली थी उसने। आशुतोष बात क्लियर करते हुए कहते हैं। विधान चौंक गया था। आशुतोष के इतना झूठ बोलने से वरुण दोनों को देख रहा था और सच झूठ का अनुमान लगा रहा था। रक्षा की बात पे उसे भरोसा था, क्योंकि ये बात बताते समय वो दृढ़ थी। झूठ का कोई निशान नहीं था। और वहीं आशुतोष अंकल और उसके बाबा साहब पुराने पक्के खिलाड़ी थे, किसी को भी अपनी उंगलियों पे नचा सकते थे। रक्षा तो बेचारी उनके सामने भूली थी। उसके लिए सच जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए वो चुप रहता है। वो भी इन दोनों से कहीं ना कहीं परेशान ही था। आप दोनों की वजह से अगर रक्षा को कुछ भी नुकसान पहुंचा तो हम कभी माफ़ नहीं करेंगे, इतना याद रखिएगा। वरुण तसल्ली से उन दोनों की आंखों में देखते हुए कह देता है। ये आखिरी चेतावनी थी दोनों को कि अब संभलने का वक्त आ गया है, वरना अब वो कोई मौका नहीं देगा। आशुतोष और बाबा साहब आंखें फाड़े वरुण की धमकी सहन कर गए थे। वरुण की धधकती आंखें दोनों को डरा गई थी। इस वक्त मुंह खोलने का परिणाम वरुण के हाथ में उन दोनों की गर्दन। वरुण परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि सच्चाई आखिर क्या है। सब कुछ उलझ चुका था। रक्षा ऐसी बातें झूठ कभी नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो खुद भी अनजान थी और साजिश रचना उसका नेचर भी नहीं था। इतना तो वो उसे जान ही चुका था। दूसरी तरफ बाबा साहब और आशुतोष अंकल पे भरोसा करने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। दोनों पुराने चावल थे। दोनों की कहानियाँ और कारनामे मशहूर थे। हेलो संग्राम, आपको उस रवि के बारे में कुछ पता चला? विधान हड़बड़ी में उसे फ़ोन लगाता है। भाई साहब, कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं ऐसा कौन सा राज है जो बाहर नहीं आ रहा। वो खुद ही बेबस होकर कहता है। संग्राम, आप रक्षा को सिक्योर कीजिए, हमें कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। उसे रक्षा की अब चिंता होने लगी थी। ठीक है भाई साहब, ये काम कर देंगे, पर रक्षा को किससे खतरा है? उसका कौन दुश्मन हो सकता है? ये सवाल संग्राम अविश्वास से पूछता है। हमें नहीं पता, पर आप ख्याल रखिएगा। वरुण उसे टाल देता है, क्योंकि अभी वो खुद भी क्लियर नहीं था। ठीक है भाई साहब। संग्राम समझ गया था कि वरुण कुछ भी बताने के मूड में नहीं है। आजकल रक्षा छाया की स्कूटी से ऑफिस आ रही थी। योगिता ने इस बारे में पूछा तो उसने दोस्ती का हवाला दे दिया। बाबा साहब सब जानते थे, इसीलिए चुप रहे। सोना भी ऑटो से आना जाना कर रही थी। आकाश को लेने बुलाना यानी बाबा के रडार में आ जाना था, जो वो हरगिज नहीं चाहती थी। स्कूटी जैसे ही ऑफिस पार्किंग में पहुंचती है, कोई उसे पीछे से खींच देता है। स्पीड कम होने के कारण दोनों गिरने से बच जाते हैं। रक्षा उतरते हुए घूर कर उस आदमी को देखती है। छाया जैसे ही उसे देखती है बिदक जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? छाया फुफकारते हुए कहती है। रक्षा दोनों को गौर से देख रही थी। तू मना करेगी तो यहाँ आना ही पड़ेगा, वो भी उसी टोन में जवाब दे देता है। दोनों शादी का सपना भूल जा, मैं तुझसे शादी नहीं करने वाली, छाया सख्ती से कहती है। रक्षा जैसे ही सुनती है, उसका मन उस गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के को देखकर उचट जाता है। रक्षा छाया को किनारे करते हुए कहती है। कौन है ये लफंगा? पागल है साला, पीछे पड़ा है। घरवाले भी चाहते हैं मैं इससे शादी कर लूँ। इतना कहकर उसकी आंख भर आती है। तभी वो लड़का आकर छाया का हाथ पकड़ लेता है।
ये देख कर रक्षा जोर से कहती है, ए हाथ छोड़। वो दूसरे हाथ से रक्षा को धक्का दे देता है। वहाँ ये गदर देख कर अच्छी खासी भीड़ लग जाती है। सारे ऑफिस वाले ये तमाशा देख रहे थे। रक्षा भी उसे धक्का देने लगती है, पर वो और ताकत से अड़ा जा रहा था। तीनों के बीच भी गुत्थम गुत्थी चालू थी। छाया उसे भर भर कर गालियाँ दिए जा रही थी, पर उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रक्षा एक तरफ डंडा देखकर उसे उठा ले आती है और जैसे ही उस लड़के पे निशाना साधने लगती है, वरुण उसका हाथ खींचकर पीछे करते हुए कहता है, जान से मारने का इरादा है, हाथ तोड़ देने का इरादा है। रक्षा उसके खींचने पे गुर्राते हुए कहती है, अच्छा इस फील्ड में स्कॉलर हूँ। वरुण रक्षा को ऊपर से नीचे घूरते हुए कहता है, जिससे रक्षा चुप हो जाती है। संग्राम वरुण का इशारा पाकर उस लड़के पर थप्पड़ों की बरसात कर देता है। लड़का लड़खड़ा जाता है। वो उस पर हाथ चलाते समय भयानक लग रहा था। छाया एक तरफ आकर खड़ी हो जाती है। संग्राम अपने आदमियों से कहकर इनकी सेवा कीजिए और इनके दिमाग में ये बात डाल दीजिए कि यहाँ आने की हिम्मत ना करें। वरुण दहाड़ते हुए कहता है, उसने दूर से उसे रक्षा को धक्का देते हुए देख लिया था। वो तभी से ही गुस्से से लबालब भरा था। मन तो था कि खुद ही निपट ले, पर अपने ओहदे को ध्यान रखते हुए अपने आप को रोक लेता है। वरुण रक्षा की तरफ मुड़ते हुए कहता है, ऐसी हरकतें मत किया कीजिए, छाया को भी लग सकती थी, जानती हूँ, इसीलिए निशाना साध कर ही मार रही थी। आपके संग्राम की ज़रूरत भी ना पड़ती। रक्षा फुल कॉन्फिडेंस से बोल देती है, जैसे माहिर खिलाड़ी हो। वरुण रक्षा को देख कर सोच रहा था कि इतना कॉन्फिडेंस वो लाती कहाँ से है। कोई भी बात गिरने का मौका नहीं देती। आपकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से हमारे ऑफिस आइए, कुछ ज़रूरी बात करनी है। वरुण रक्षा की फालतू बहस में ना पड़ते हुए कहता है, अंदर आ जाइए रक्षा। रक्षा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वरुण बोल पड़ता है। उसका ध्यान दरवाजे पे ही था। रक्षा धीरे से अंदर आ जाती है। संग्राम भी एक तरफ बैठा उसे घूर रहा था। रक्षा जैसे ही बैठती है, वरुण उस पर सवाल दाग देता है, रक्षा आज तो उस अंकल की डायरी क्या आपसे किसी ने चुराई थी? नहीं तो? रक्षा हैरानी से कहती है, वरुण को उसने बता दिया था। फिर भी ये सवाल, ये सुनकर वरुण चुप हो जाता है। वो बस रक्षा से पूछना चाहता था ताकि थोड़ा भी डाउट ना हो। उसके रिएक्शन से स्थिति साफ थी। बाबा साहब के पास वो डायरी है, मैंने खुद ही दी थी। रक्षा बोली, हमसे कल आशुतोष अंकल ने कहा कि आपसे वो डायरी रवि ने चुरा ली थी। रक्षा ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। बाबा इतना बड़ा झूठ बोलेंगे, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बाबा ने वो डायरी यहाँ से जाने से पहले मुझे दी थी। उसमें सारा हिसाब है लेन देन का। मैंने ही वो डायरी बाबा साहब को दी थी। सच कह रही हूँ, रक्षा पूरी ईमानदारी से कहती है। वरुण की आंखों में आंखें डाल के, तो बाबा साहब और आज तो अंकल ने झूठ क्यों कहा? वरुण का सवाल सही था, क्योंकि दोनों कुछ बड़ा खेल खेल गए हैं। रक्षा सोचते हुए कहती है। वरुण रक्षा को देख रहा था और हैरान था कि उसके दिमाग में ये क्यों नहीं आया। अब नहीं छोड़ूंगी, रक्षा बोली। वरुण रक्षा को देखता है। वो गुस्से में लाल थी। करने क्या वाली हैं आप? वरुण बोला। दोनों का पर्दाफाश, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, वो भी इतना बड़ा। मैं यहाँ बेटी होने का फ़र्ज निभा रही हूँ और वो दोनों अपनी में लगी हुई हैं। बाबा साहब की मैं इतनी इज्जत करती हूँ, उन्होंने भी सच बताना ज़रूरी नहीं समझा। बहुत अच्छे, अब बताती हूँ कि रक्षा क्या चीज़ है। रक्षा भयानक मुँह बनाते हुए कहती है। वरुण और संग्राम दोनों मुँह फाड़े रक्षा को देख रहे थे। उसकी बातें भी सही थी, वो ईमानदारी से काम कर रही थी। क्या मैं पुरानी फाइल से चेक कर सकती हूँ? रक्षा वरुण से इजाज़त लेते हुए पूछती है। क्यों? वरुण हैरान था इस सवाल पर, क्योंकि उन दोनों के कारनामे वहीं से पता चलेंगे। आपको क्या लगता है काम के अलावा वो दोनों इतना दिमाग खर्च कर सकते हैं? दोनों पक्के खिलाड़ी हैं, यही का ही झोल है। रक्षा दिमाग चलाते हुए कहती है। वरुण प्रभावित हो गया रक्षा से। उसका दिमाग भी सातिरों वाला था। वो मान गया था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
रक्षा हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है। वो वरुण से अब कोई शिकवा नहीं रखना चाहती थी। आपको डर नहीं लग रहा? वो आपके बाबा हैं, आप उन्हें धोखा देंगी? वरुण बोला। पहला धोखा उन्होंने दिया, अब मेरी बारी है। हिसाब की पक्की हूँ मैं, ये वो जानते हैं। अब वक्त आ गया है उनके आराम करने का। आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर बाबा साहब का दखल ख़त्म हो जाएगा, रक्षा कहते हुए मुस्कुरा देती है। ये सुनते ही वरुण झट से हाथ मिला लेता है। रक्षा का असर उसे होने लगा था। उसकी छुअन का एहसास उसे अच्छा लग रहा था। वो हर बढ़ते वक्त के साथ उसके दिलो दिमाग में कब्जा करती जा रही थी। सोना, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सोना जैसे ही विक्रम के सामने आती है, विक्रम एकदम से बोल पड़ता है। आपको हुआ क्या है? ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? कल पूजा में भी आपने मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। कल की बात याद करके सोना को गुस्सा आ जाता है। विक्रम से उसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। बाबा को ये बात पता लगती तो उसकी खैर नहीं थी। सोना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहते हैं। विक्रम बिना किसी बहस में पड़ते हुए सीधा बोल देता है और एक गहरी सांस लेता है, जैसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव पार कर गया हो। सोना ये सुनकर चुप रह जाती है और दूसरी तरफ विक्रम की धुकी बढ़ जाती है। प्लीज़ कुछ तो बोलिए, अगर ना है तो हम कभी आपके सामने नहीं आएंगे। सोना को जो देखकर विक्रम निराश होकर कहता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सोना उसे गौर से देखती है। वो सिर झुकाए बैठा था, जैसे किसी बुरी खबर का इंतजार कर रहा हो। करती हूँ प्यार आपसे, बहुत करती हूँ, इतना कहकर सोना चुप हो जाती है। ये सुनकर विक्रम खुश होकर सोना को देखने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सोना भी हामी भरेगी। उसकी आंखें खुशी से चमक गई थी। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सोना विक्रम का खुशी से खिलखिलाता चेहरा देखकर बोल पड़ती है। सोना के मुंह से ये सुनकर विक्रम गौर से उसे देखने लगता है। उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे किसी ने उसे ज़ोर से पटका हो। अच्छे चाचू का किस्सा अब तक भूले नहीं है बाबा। रक्षा दीदी का ऐसा हाल भी इसी कारण है। इतना कहकर सोना के आंसू बह निकलते हैं। वो अच्छे से जानती थी कि बाबा कभी नहीं मानेंगी, इसीलिए इतने सालों में ये बात नकारती आई थी। विक्रम सिर पे हाथ रख लेता है। वो कैसे भूल गया आशुतोष अंकल को। वो तो अपनी बेटियों के मामले में इतने कड़क हैं कि उसे छोड़ेंगे नहीं। उतर गया प्यार का भूत। सोना उसका डरा हुआ चेहरा देखकर बोल पड़ती है। विक्रम बेबस होकर उसे देखकर कहता है, हम आपको खोना नहीं चाहते। सोना अच्छी से जानती थी कि विक्रम किसी का दिल नहीं दुखा सकता। अगर बाबा ने उसे सख्ती से मना कर दिया तो वो आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। उसका दिल कोमल था, सबसे सच्चे दिल से प्यार करता था। अगर वरुण उसे संभाल कर रखता तो अब तक कई धोखे का शिकार हो चुका होता। आज सोना उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत आस के साथ पूछ रहा था। उसकी आंखों में मिन्नत थी, उसकी हाँ का इंतज़ार था। किसने फोर्स किया ये सब करने के लिए? सोना अच्छे से जानती थी कि इन सब के पीछे उसका दिमाग नहीं है। वो तो सरल स्वभाव का इंसान था। भाई साहब और सुनील, वो सच बोल देता है। विक्रम शर्मिंदा होकर सिर झुकाए बैठा था। उसकी हिम्मत नहीं थी सोना को देखने की। वो जल्दी घबरा जाता था। सोना ये सब अच्छे से जानती थी। वो शांत सुलझा हुआ प्यारा इंसान था। अपनी सीमाओं को समझता था, सबकी इज्जत भरपूर करता था, घमंड से दूर एक भावुक लड़का था। भला ऐसे इंसान से प्यार क्यों ना होता? सोना उसकी बेचैनी से हिलते हाथों में अपने हाथ रख देती है। उसके नर्म और नाजुक हाथ विक्रम के दिल को राहत पहुंचा जाती। वो शर्माते ही नज़र उठाकर उसे देखता है। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट को देख विक्रम भी मुस्कुरा देता है। उसकी बेचैनी दूर हो गई थी और सारी उलझन सुलझ चुकी थी, बस उसकी एक मुस्कुराहट से। आप जैसे इंसान से प्यार क्यों ना हो? सोना उसके करीब सरकते हुए कहती है। ये देखकर विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगता है। पहली बार सोना ने उसके करीब कदम बढ़ाया था। वो मुस्कुरा रही थी। इसी मुस्कुराहट पर ही तो वो मरता है। आप बहुत अच्छे हैं। कभी मेरी कमियों को लेकर मुझे जज नहीं किया। मैं जैसी हूँ उसी रूप में प्यार किया, बिल्कुल बाबा की तरह। सब मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते,
पर आपको मैं उसी रूप में अच्छी लगी। पहली बार किसी लड़के ने मेरी तारीफ़ की। इतना कहकर सोना विक्रम के करीब आकर बैठ जाती है। उसे विक्रम पे पूरा भरोसा था। विक्रम उसे देख रहा था, सुन रहा था, बिना पलकें झपकाई, आँखों में बस प्यार दिए। उसके लिए ये सपने जैसे था, एक खूबसूरत सपना जो सच में उसका था। मैंने वज़न सिर्फ आपके लिए कम किया, क्योंकि लड़कों को सिर्फ पतली लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। मैं नहीं चाहती कि आप भी मुझे नापसंद करने लगी। इतना कहकर सोना चुप हो जाती है। आपके दिल में एहसास कैसे कहीं समझ नहीं पा रही थी। अपने दिल के एहसास कैसे कहीं समझ नहीं पा रही थी। जब हम पढ़ाई पूरी करके वापस आए तो आप बदल चुकी थी। हमें बहुत बुरा लगा आपको देख कर। फिर सोचा कि जवानी में कदम रखते ही हम सब थोड़ा तो बदलते ही हैं। अपने लुक्स को लेकर सतर्क हो जाते हैं। लड़कियां तो ऐसे भी अपनी फिगर को लेकर परेशान रहती हैं। इसीलिए आपके नए रूप को भी अपना लिया। अब आप बहुत ज़्यादा आकर्षक लगने लगी, बहुत खूबसूरत हो गई थी। डर लगता था ये सोच कर कि अब तो आपके आगे पीछे लड़के घूमेंगे। विक्रम ये कहते ही मायूस हो जाता है। उसके सामने सोना के बॉयफ्रेंड आकाश का चेहरा आ जाता है। सोना उसकी मायूसी समझ रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने बहुत मेहनत की थी पतले होने के लिए। मम्मी खुश थी, पर बाबा के लिए ये झटका था। उन्हें लगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ये मेहनत में बस इसीलिए। वो एक हफ्ते तक मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े रहे। तलाशी अभियान जारी था उनका, पर हाथ कुछ नहीं लगा। वो डायरेक्टली कुछ नहीं पूछते, पर निगाह पूरी रखते। मुझे कई बार उनकी बेवकूफ़ी पे हंसी आती। जब मम्मी ने उन्हें डांटा तब जाकर मानी। इतना कहकर वो मुस्कुरा देती है। फिर भी उसके चेहरे में उदासी थी। वो अपना वही हंसता खेलता परिवार मिस करती थी। सोना विक्रम की आंखों में देखते हुए कहती है, आपकी आंखों में हमेशा अपने लिए प्यार देखा है, पर अच्छे चाचू के जाने के बाद हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने या सुनने की। बाबा बदल गए तो मैंने खुद को भी बदल लिया। अच्छे से जानती थी कि बाबा कभी नहीं मानेंगे, तो आपके दिल को तोड़ने का पाप क्यों करती। इसीलिए दूर रहती, बात को टाल देती। पर आप नहीं बदले, ना आपके दिल का प्यार कम हुआ। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि आशुतोष अंकल की परेशानी क्या है। इसीलिए वो सीधा ही पूछ लेता है, अंकल को परेशानी क्या है। बाबा कह रहे थे कि अब इस घर में किसी की लव मैरिज नहीं होगी। वो अच्छे चाचू जैसा हाल अपने बच्चों का नहीं देख सकती। मेरी और अच्छा दी की शादी भी उनके पसंद के लड़के से होगी। सोना मायूस थी। ये सुनकर विक्रम निराश हो जाता है। आशुतोष अंकल को अच्छे से जानता था। उनके फैसले बिल्कुल खरे होते थे। किसी और के नफ़े नुकसान से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सख्त सोच के साथ आगे बढ़ते थे। कई बार तो वो उसे भी झिड़क चुके थे। विक्रम, अगर आप इसी तरह कायर बने रहे तो आपके प्यार को पाने की ख्वाहिश मत पालिएगा। वरुण के ये तीखे शब्द जैसे उसे होश में लाए थे। नहीं, हम कुछ सोचते हैं, आप चिंता मत कीजिए। विक्रम अपनी सोच से बाहर आकर एकदम से कह देता है, अरे अब इतना भी मत डरिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही बाबा मेरी शादी करवाएंगे। वो उसकी परेशानी हल करते हुए कहती है, ताकि उसे राहत दे सके। विक्रम को ये सुनकर जैसे राहत मिली। वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता था। अब मुझे जाना होगा, काफ़ी देर हो गई है, आगे की क्लास मिस नहीं कर सकती। सोना उठते हुए कहती है। विक्रम तेजी से उसका हाथ थाम लेता है। सोना पलट कर उसे ध्यान से देखती है। वो मुस्कुरा रहा था, प्यार से उसे देख रहा था। अब उसके रंग ही अलग थे, पहले की झिझक नहीं थी। उसका ये रूप देख सोना का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। हम छोड़ देते हैं, विक्रम उसे ज़्यादा परेशान न करते हुए कहता है, क्योंकि ये सब उसके लिए भी नया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सोना उसके हाथ में अपने हाथ का कसाव बढ़ाते हुए हामी भर देती है। ये पल वो भी गंवाना नहीं चाहती थी। विक्रम का साथ उसे हमेशा ही अच्छा लगता। एक मिनट,
आप आकाश को कब छोड़ने वाली हैं? वो प्रेमी के अवतार में आते हुए कहता है। ओह नो। विक्रम ये सुनते ही उसे देखता रह जाता है। सोना के एक्सप्रेशन उसे डरा रहे थे। आपसे बचने के लिए उसे बॉयफ्रेंड तो बना लिया, पर अब क्या करूं? क्या बोल कर ब्रेकअप करूंगी? सोना बोली। आपने ये क्या किया? अगर आकाश सीरियस हुआ तो उसका दिल टूट जाएगा। विक्रम बोला, मैं कुछ सोच लूँगी, आप चिंता मत करना। चलिए मुझे छोड़ दीजिए। वरुण के हाथ में बाबा साहब की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लग चुकी थी। वो उसे देखकर बस मुस्कान बिखेरे जा रहा था, जैसे कोई खजाना मिला हो। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन सुनील का था। वो न चाहते हुए भी फ़ोन उठा लेता है। बड़े भाई साहब, आशुतोष काका आए हैं, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। उन्होंने छोटे भाई साहब और सोना दीदी को साथ में देख लिया है। वो बाबा साहब से बात कर रहे हैं। सुनील बुरी रफ्तार से बोल देता है, बाबा साहब कहाँ हैं? वरुण पूछता है, अपने स्टडी रूम में। आशुतोष काका भी वही हैं। सुनील बोला, ध्यान से सुनिए, बाबा साहब से जाकर कहिए कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं और आशुतोष अंकल को भी वहीं रहने के लिए कहिए। वरुण बोला, ठीक है भाई साहब, आप जल्दी आ जाइए। सुनील डर रहा था ये कहने से। उसे वरुण के गुस्से की हद पता थी और विक्रम के लिए उसका प्यार किसी से छुपा नहीं था। वो जान गया था कि आज वरुण छोड़ने वाला नहीं है। विधान, सोना छोटी है, अपना अच्छा बुरा नहीं जानती। अगर कल को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? आप बस वरुण को संभाल लेना। आशुतोष बोला, आशुतोष ज़रूरी नहीं कि जो अक्षय के साथ हुआ वो सोना के साथ भी हो। आप समझते क्यों नहीं हैं? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम विक्रम से बात करेंगे। हमारा बेटा बहुत जिम्मेदार है। विधान बोली, जानता हूँ विक्रम बहुत अच्छा लड़का है, पर अब मुझे डर लगता है। अच्छे जैसा हाल अपने बच्चों का नहीं देख सकता। आशुतोष घबरा रहा था। अक्षय के हस्र के कारण उसका रक्षा और सोना से भी विश्वास उठ गया था। विधान उसकी घबराहट देखकर चुप हो जाता है। अब वो उसे कैसे समझाए कि सबकी किस्मत अक्षय जैसी नहीं होती। विक्रम पर उसे भरोसा था, पर आशुतोष भी बेटी का बाप था। उसका डरना जायज़ था और ऊपर से आशुतोष ने हमेशा उसका साथ दिया है। बुरे वक्त में ढाल की तरह सामने डटा रहा। तभी वरुण दंदनाते हुए अंदर आ जाता है। उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि वो भयानक गुस्से में है। वो अपने साथ लाया हुआ पेपर दोनों के आगे पटक देता है। हमारी विक्रम की खुशियाँ भूल कर भी छीनने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आप दोनों की ज़िंदगी हराम कर देंगे। वो वक्त चला गया जब आप दोनों के कहने से सब कुछ होता था। वरुण दोनों की आंखों में आंखें डालकर कहता है। दोनों बैंक स्टेटमेंट पढ़ चुके थे और चुप थे। उन्हें वरुण को जवाब देते नहीं बन रहा था। वरुण अब उनके गर्दन तक पहुंच चुका था। घर वालों को अगर ये पता चला तो दोनों अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। और आप आशुतोष अंकल, बेवकूफ़ वाली हरकत करना बंद कर दीजिए। आपकी बेटियाँ कोई कठपुतली नहीं हैं जिन्हें आप अपनी मर्जी से चलाएँगे। वरुण बोला। विधान एकदम चुप थे। वरुण को कुछ भी बोलते नहीं बन रहा था। तो क्या आप अपने अक्षय का हाल भूल जाऊं? आशुतोष चिल्लाते हुए कहता है। उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ, भूल जाइए, क्योंकि ये आपके परिवार के लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए बेहतर है। और अगर नहीं भूल सकती तो हमें साफ साफ बता दीजिए, हम मदद कर देंगे। वरुण सख्ती से कहता है। उसकी बातों में साफ धमकी थी। कभी नहीं भूलूंगा। जो मैं चाहूँगा वो होगा। इसी में ही सबकी भलाई है। आशुतोष भी अड़ते हुए कहते हैं। लगता है हमें योगिता आंटी से बात करनी पड़ेगी। उन्हें भी तो पता चले कि आप दोनों रवि पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं। उन पर पैसे बरसाए जा रहे हैं। फिर हम रक्षा को भी आपके खिलाफ कर देंगे। वरुण जवाब देते हुए कहता है। आशुतोष ये सुनकर चुप हो जाते हैं। योगिता का ख्याल उन्हें डरा रहा था। उन्हें तकलीफ देने की वो सोच भी नहीं सकते थे। विधान वैसे ही चुपचाप बैठे थे। अगर विक्रम को आपकी तरफ से कोई भी दुख पहुंचा तो हम आपको भी चैन से जीने नहीं देंगे। और सोना को रोकने की कोशिश भी मत करिएगा। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। अनजान बन जाएंगी तो इसी में ही सबकी भलाई है, वरना हमें आता है सुख शांति सब छीन लेना।
इतना कहकर वरुण दंदनाते हुए बाहर निकल जाता है। विधान और आशुतोष उसे देखते रह जाते हैं। आशुतोष और विधान चुप थे। अब कुछ भी कहना वरुण को गुस्सा दिलाने जैसा था। वो धमकी देकर अपना काम पूरा कर चुका था और दोनों ये भी अच्छे से जानते थे कि वो कुछ भी करने से हिचकेगा नहीं। वरुण बात का पक्का आदमी था। रक्षा अपने कमरे में फाइल के ढेर लिए बैठी थी। बाबा के कारनामों की पोल खोलने को लेकर उसमें अलग ही ऊर्जा आ चुकी थी। वो अपना काम मुस्तैदी से और बिना पलक झपकाए कर रही थी। फ़ोन बजने के साथ ही उसके काम में बाधा आ जाती है, फिर भी वो काम करते हुए फ़ोन उठा लेती है। हेलो, रक्षा बोली। हम बोल रहे हैं, दूसरी तरफ से बोली। हम रक्षा अपने काम में बिजी थी, इसीलिए ध्यान नहीं देती। हे भगवान, ये फिर से खो गई, वरुण बड़बड़ाते हुए कहता है। उसे रक्षा की इस आदत का अच्छे से अंदाज़ा था। हम बोल रहे हैं, वरुण इस बार जोर देते हुए कहता है। बोलो। सुन रही हूँ हम। रक्षा इस बार भी ध्यान नहीं देती। आपने कभी खुद को डॉक्टर को दिखाया है? वरुण सवाल कहता है। ये सवाल जैसे रक्षा को होश में लाते हैं। वो मोबाइल स्क्रीन देखती है जिसमें अननोन नंबर था। कौन बोल रहा है? रक्षा पूछती है। हम बोल रहे हैं, और कौन बोलेगा? इस बार वरुण गुस्से से कहता है। रक्षा समझ गई थी कि ये वरुण ही है। इस लिहाज में सिर्फ वही बात करता है। अपने सामने किसी को कुछ ना समझने का सबसे खास गुण तो उसी के पास था। हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। नाम नहीं है क्या आपका कुछ? ये क्या तरीका हुआ बात करने का? क्या मुझे सपना आ रहा है कि महान वरुण सर मुझे फ़ोन करके धन्य करेंगे? रक्षा भी खोलते हुए कहती है। वरुण को ये सुनकर अजीब लगता है। रक्षा उसे तंज कस रही थी, जिसके जवाब में वो कहता है। आपने तो हमसे हाथ मिलाकर दोस्ती की थी। कोई अपने दोस्त से ऐसे बात करता है? वरुण को रक्षा का इस तरह तंज कसना बुरा लगता है। रक्षा ये सुनकर सिर पकड़ लेती है। सारी गलती उसी की तो थी जो उसने वरुण से दोस्ती कर ली। अब उसके नखरे तो सहन करने ही पड़ेंगे। सॉरी, पर आपको अपना नाम बताना चाहिए ना। मेरे पास आपका नंबर नहीं है और मैं ऑफिस के काम में बिजी थी, इसीलिए ध्यान भी नहीं दिया। रक्षा नरमी से बात करती है, क्योंकि वरुण को भड़काने का उसका कोई इरादा नहीं था। ठीक है, आप माफ़ी मांग रही हैं तो हम माफ़ कर देते हैं, वरुण बोला। रक्षा सड़ा हुआ मुंह बनाकर फ़ोन की स्क्रीन में देखती है। वरुण जैसे एंटिक पीस भगवान ने उसी की ही लाइफ में क्यों भेजा, ये सवाल उसका दिल कर रहा था। रक्षा आशुतोष अंकल घर आ गए, वरुण बोला। पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं, रक्षा जवाब देती है। रक्षा का लापरवाही में दिया जवाब वरुण को सुलगा गया था। आप ऐसी क्यों हैं, इतनी बेपरवाह? पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई रहती हैं, वरुण बोला। 1 मिनट में देख कर बताती हूँ। वरुण के तानों से रक्षा फ़ौरन हरकत में आ जाती है। वो दरवाजे को जैसे ही खोलती है, सामने उसे बाबा बैठे दिखते हैं, जो किसी सोच में गुम थे। रक्षा दरवाज़ा लगाते हुए कहती है। बाबा आ चुके हैं। रक्षा, अगर आपके बाबा किसी बात को लेकर गुस्सा हैं तो हमें बताना, हम फ़ौरन वहाँ आ जाएंगे। मैंने कहा था ना, मेरा नाम मत लेना, मैं आपका काम कर तो रही हूँ, रक्षा गुस्से से कहती है। वरुण अब उसे कैसे बताई कि आशुतोष अंकल सोना पे गुस्सा निकालेंगे। फिर वो बात छुपाते हुए कहता है। हमने आज बात की थी बाबा साहब और आशुतोष अंकल से। आपका नाम बिल्कुल नहीं लिया, बल्कि अपनी तरह से समझाया है। हो सके तो हमारा नाम भी ले लेना, आपके बाबा कुछ नहीं कहेंगे। रक्षा भी भरोसा जताती हुई कहती है। थैंक यू नाम ना लेने के लिए। आपने जब डांटा होगा तो दोनों का चेहरा देखने लायक होगा ना। काश मैं वहाँ होती। वरुण ये सुनकर मुस्कुरा देता है। रक्षा की खुशी उसे भी खुश कर जाती है। वरुण थोड़ा शरारत करते हुए कहता है। उन दोनों का चेहरा वैसे ही खिला था जैसे आपका चेहरा पुलिस स्टेशन में खिला था, और जब हमने आपकी स्कूटी लौटाई थी तब भी आपका चेहरा खिला था। तभी रक्षा वरुण को टोकते हुए कहती है। बस हाँ, बस ज़्यादा याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से समझ गई कि कैसे खिला था दोनों का चेहरा। रक्षा की चिढ़ वरुण की मुस्कान बढ़ा जाती है। वो समझ जाता है रक्षा को अच्छे से मिर्ची लगी है। वरुण, रक्षा कहती है। हाँ बोलिए, खाने में क्या खाया?
वरुण बोला। रक्षा ने वैसे खाना नहीं खाया था, फिर भी झूठ बोलते हुए कहती है करेला, और मुंह में हाथ रख कर चुपचाप हंसने लगती है। वरुण सब समझते हुए कहता है अच्छी बात है, आपको ज़रूरत भी है, क्या पता करेला खाने से आपके खोए रहने की बीमारी ठीक हो जाए। और जो आप बात बात में चिढ़ते हो उसका क्या, वो बीमारी कैसे ठीक होगी। रक्षा खेलते हुए कहती है। वरुण का बात बात पे इसी बात को लेकर ताना कसना उसे पसंद नहीं था। वरुण रक्षा की उखड़ी आवाज़ सुनकर कहता है आपने तो हाथ आगे बढ़ाकर हमसे दोस्ती की थी, फिर आप हमें ऐसे कहेंगी। वरुण को अच्छा नहीं लगता रक्षा का इस तरह कहना। अच्छा तो दोस्ती की सारी शर्तें मुझ पर ही अप्लाई होंगी, और आपका क्या, आप दोस्त नहीं हो, आप भी तो इतनी देर से मुझे टीज कर रहे हो। रक्षा झुल्लाते हुए कहती है हमने कब चिढ़ाया, हमने तो सच ही कहा ना, आप क्या खोई नहीं रहती। वरुण शिकायती अंदाज से कहता है। रक्षा ये सुनकर मन ही मन कहती है क्या पागल इंसान है, दोस्ती का रूल भी फॉलो नहीं करता, लगता है इससे दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। खुद तो कुछ भी बोले सब सही, और मैं कुछ बोलूँ तो इस बंदे को परेशानी हो जाती है। ये सच में बहुत अजीब इंसान है। रक्षा, वरुण बोला। बोली, रक्षा मुंह बनाकर कहती है सोना कब है। वरुण बोला आपके पास कोई काम नहीं है क्या। रक्षा शब्द खींचते हुए पूछती है आपने हमसे दोस्ती की थी, हम दोस्ती निभाते हुए आपका हाल चाल पूछ रहे हैं, तभी हमने विक्रम से आपका नंबर भी लिया, और आप हमें इस तरह कहेंगी। सॉरी, आपको ऐसा कहने के लिए मैं भूल जाती हूँ कि मैंने आपसे दोस्ती की थी। रक्षा एक एक शब्द पे जोर देते हुए कहती है आप माफ़ी मांग रही हैं तो हम गुस्सा नहीं होंगे। वरुण बोला। ये सुनते ही रक्षा गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे मन था वरुण का दिमाग फोड़ देने का। रक्षा, वरुण बोला। बोलिए। रक्षा को रोना आ जाता है क्योंकि वो वरुण को कुछ कड़वा कह नहीं सकती थी, वरना वो फिर शुरू हो जाता। गुड नाइट, अब हमें नींद आ रही है, वरुण बोला, और बिना रक्षा का जवाब सुने फ़ोन रख देता है। रक्षा फ़ोन को घूर कर देखती है। वरुण साइको उसे इस तरह पागल बनाएगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अब वो सोच रही थी कि वरुण से दोस्ती करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। रक्षा हॉस्पिटल में अपनी मम्मी की रिपोर्ट्स लेने आती है। उसे न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूरी बात भी करनी थी। अब योगिता यहाँ आ गई है तो डॉक्टर को उनकी केस हिस्ट्री जानना ज़रूरी भी था। डॉक्टर से बात खत्म होने के बाद वो बाहर की तरफ चल पड़ती है। लॉबी से जाते हुए उसे वरुण की दादी अकेली बैठी दिखती है, इसीलिए वो उनकी तरफ ही चल पड़ती है। दादी प्रणाम। रक्षा उनके सामने खड़ी हो जाती है। रक्षा आप खुश रहिए। दादी रक्षा को यहाँ अचानक से देखकर खुश होते हुए कहती हैं दादी जी कोई प्रॉब्लम है जो आप यहाँ अकेले बैठी हैं। रक्षा शिष्टाचार के नाते पूछ लेती है, पर वो अच्छे से जानती थी कि उनके घर वाले उन्हें अकेले यहाँ तो नहीं भेजेंगे, कोई ना कोई होगा उनके साथ। दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं रक्षा हम ठीक हैं, बस रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं। पर आप यहाँ कैसे, कोई परेशानी है। वो मम्मी इधर ही हैं तो डॉक्टर से कुछ सलाह लेने आई थी, उन्होंने दवाइयाँ भी बदल दी है, तो बस यही बात है। रक्षा हौले से मुस्कुराते हुए कहती है सब ठीक हो जाएगा रक्षा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दादी उसका हाथ थामते हुए कहती हैं। रक्षा उन्हें ध्यान से देखते हुए कहती है दादी आप बहुत कमज़ोर लग रही हैं, कुछ हुआ है क्या। दादी एक गहरी सांस लेते हुए कहती हैं जिनके बड़े पोती 30 साल की उम्र में भी शादी न करने की जिद लिए बैठे हों, उन्हें इस चिंता में कमजोरी तो होगी ही। हम थक चुके हैं वरुण की जिद से। दादी न चाहते हुए भी अपने दिल का दर्द कह सुनाती हैं। रक्षा चुप थी। किसी की जाती ज़िंदगी में दखल देना उसे पसंद नहीं था, वो चुप रहने वालों में से थी। दूसरी तरफ दादी रक्षा को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। उन्हें रक्षा बेहद पसंद थी। रक्षा को अचानक वरुण का सताना याद आ जाता है। वो कुछ सोचते हुए कहती है दादी वरुण सर को शादी के लिए तैयार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दादी ये सुनकर उत्सुकता से रक्षा को देखती है। वो जानना चाहती थी कि रक्षा क्या कहना चाहती है। दादी फिल्मों में नाटकों में नहीं देखा कि कैसे घर के बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं,
फिर वो बच्चों से कहते हैं कि उनकी आखिरी इच्छा है कि वो शादी कर लें। रक्षा अपना दिमाग लगाते हुए कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं? दादी बोली, एक नकली हार्ट अटैक, फिर आपकी कसम। और वरुण सर शादी के लिए तैयार, समझ रही हैं ना आप? रक्षा बोली, ये काम करेगा? दादी उत्सुकता से पूछती हैं, फिल्मों में वही तो दिखाते हैं जो असल में भी होता है। आजकल तो रियल इंसिडेंट के ऊपर भी फिल्में बनने लगी हैं। रक्षा बोली, पर हमारा वरुण बहुत होशियार है, वो पकड़ लेगा। दादी मायूस होकर कहती हैं। रक्षा मन ही मन कहती है, होशियार का तो पता नहीं, पर चालाक लोमड़ी तो है। दादी, जब किसी अपनी की जान पे आती है तो सारी होशियारी हवा हो जाती है। अब आप मुझे ही देख लीजिए। रक्षा पुरानी बातें सोचते हुए कहती है, वो सही तो कह रही थी, उसकी भी तो सारी होशियारी बाबा के सामने हवा हो गई। दादी समझ रही थी कि रक्षा क्या कहना चाहती हैं। दादी, ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी बात कैसे मनवाते हैं। सबकी कमजोरी होती है, बस पकड़ने की देर है। रक्षा बोली। दादी जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं। रक्षा बहुत होशियार है, ये उन्होंने सुना था, पर आज देख भी लिया। अच्छा दादी जी, अब मैं चलती हूँ, ऑफिस जाना है। इतना कहकर रक्षा उठ जाती है। दादी भी मुस्कुराते हुए उसे बाय कहती हैं। उनके दिमाग में रक्षा की बात घर कर जाती है। वहीं पीछे से संग्राम सब सुन लेता है। वो वरुण के कहने पर ही दादी को हॉस्पिटल लाया था और थोड़ी देर पहले ही दवाइयाँ लेने गया था। रक्षा इन सब से अनजान अपनी दुनिया में मगन थी। रक्षा आजकल अच्छी लग रही हो, श्वेता मुस्कुराते हुए कहती हैं। मम्मी आ चुकी हैं, उन्हें मेरा पहले की तरह रहना पसंद नहीं है, बस इसलिए ही उनके पसंद के कपड़े पहन लेती हूँ। रक्षा बोली, बाज ने बुलाया है। श्वेता पूछती है। रक्षा हामी बहते हुए सवाल करती है, कैसा मूड है? हमेशा की तरह, कोई चेंज नहीं। मेरी किस्मत में तो डांट खाना ही लिखा है। वो अपनी व्यथा सुना देती है। रक्षा मन ही मन कहती है, वरुण की शादी के बाद इन बेचारों को भी आराम मिलेगा। मैंने बिल्कुल सही किया। वरुण की ज़िंदगी में भी तो कोई होना चाहिए उनकी जान खाने के लिए। रक्षा मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। मैं अंदर आ सकती हूँ? रक्षा दरवाजे पे खड़े होकर पूछती है। आ जाइए। वरुण रक्षा पर एक नज़र मारते हुए कहता है। रक्षा अंदर आते हुए पूछ बैठती है। वो खुश थी, दादी के कान भर कर, इसीलिए मुस्कुरा रही थी। आप अच्छी लग रही हैं। मुस्कुराते हुए वरुण देख रहा था। रक्षा अलग लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। बाल जोड़ी की जगह क्लीचर में बंद थे। चेहरा खिला खिला लग रहा था। रक्षा फिर से मुस्कुरा देती है। अब वो उसे कैसे बताए कि वो क्यों खुश है। वरुण एक डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहता है, खोलिए इसे। रक्षा वरुण को ध्यान से देखती है। वो उसे ही देख रहा था। रक्षा आराम से डिब्बा खोलती है। उसमें हरे रंग की साड़ी थी जिसका बॉर्डर गोल्डन कलर का था। रक्षा साड़ी निकाल कर उसमें हाथ फेरने लगती है। पसंद आई? वरुण मुस्कुराते हुए पूछता है। बहुत सुंदर। रक्षा जवाब देती है। हमने आपकी साड़ी ख़राब की थी ना, इसलिए आपके लिए लाए हैं। वरुण बोला, बस इतनी सी बात के लिए आप इतनी सुंदर और कीमती साड़ी ले आई? रक्षा पूछती है। वरुण का ये रूप उसके लिए अनजान था। वो उसे अविश्वास भाव से देख रही थी। आपने ही पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, और जब हम दोस्ती निभाते हुए आपके लिए साड़ी ले आए तो आप हमें ऐसा कह रही हैं। साड़ी की कीमत मत देखिए, हमारी भावनाएं देखिए। वरुण घूरते हुए गुस्से से कहता है। रक्षा उसे ध्यान से देखती है और ज़ोर से हंस पड़ती है। वो अब भी पूरे रोब में था। वाकई मैं वो गलती कर बैठी थी उससे दोस्ती करके। थैंक यू। रक्षा मुस्कुराती हुई कहती है। आपने सॉरी नहीं कहा अभी तक। वरुण अब भी चिढ़ा हुआ था। सॉरी? इतना कहकर रक्षा हाथ जोड़कर हंस पड़ती है। वरुण कभी नहीं बदलेगा, उसे विश्वास हो गया था। वरुण भी खुश था। रक्षा को खुश देख उसे रक्षा अब अच्छी लग रही थी। रक्षा आराम से टीवी देख रही थी और योगिता उसे। रक्षा आजकल ज़्यादा बात नहीं करती थी और अपनी में ही रहती।
ये बदलाव योगिता भी महसूस कर रही थी। अपनी सोच से बाहर आते हुए योगिता रक्षा के सामने शादी का कार्ड रख देती है। ये क्या है? रक्षा पूछती है। खुद पढ़ लो, योगिता बोली। नैना वर्ष सार्थक। अच्छा, इन दोनों की शादी है? रक्षा बोली। इन्हें जानती हो? योगिता के सवाल पे रक्षा नाम ही सिर हिला देती है। तुम्हारी स्कूल फ्रेंड और मनोज जी की बेटी। शादी का कार्ड देने नैना भी आई थी। तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तुम्हारा नंबर भी लेकर गई है। कह रही थी बात करेगी। वो मेरी फ्रेंड नहीं है, बस हम एक ही क्लास में थे। आपने उसे मेरा नंबर क्यों दिया? रक्षा उखड़ते हुए कहती है। उसे स्कूल में होने वाली अपनी और नैना की लड़ाई याद आ गई। रक्षा, बच्चों जैसी बातें मत किया करो। क्या कहकर मना करती? योगिता बोली। वहीं थोड़ी दूरी पे आशुतोष रक्षा का मुंह देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो अच्छे से जानती थी कि नैना और उसकी दोस्ती कितनी है। मम्मी, आपको पता होना चाहिए कि वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। स्कूल में हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी और आपने उसे मेरा नंबर दे दिया। एक बार पूछ तो लेती। अब नंबर चेंज करना पड़ेगा। रक्षा गुस्सा होते हुए बोली। ये क्या बात हुई रक्षा? तुम ऐसी तो नहीं थी, और इतनी छोटी सी बात के लिए नंबर चेंज कर देना क्या सही है? योगिता अपनी नाराज़गी साफ दिखा देती है। रक्षा का ऐसा बचकाना रवैया उसे हमेशा से ही अखरता था। देखा आपको उसकी बात का असर भी हो गया। रक्षा इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है। योगिता रक्षा की इस बात पर उसे ध्यान से देखती है। वो आड़ी तिरछी होकर टीवी देख रही थी। वो आज कई दिन बाद फ्री थी और आजकल थोड़ा खुश भी लग रही थी। रक्षा, टीवी बंद करो, योगिता थोड़ी कड़क आवाज़ में कहती है। रक्षा सिर घुमा कर उन्हें देखती है। वो गुस्से में थी। रक्षा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो टीवी बंद कर देती है और सीधी बैठ जाती है। रक्षा, अब शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। नैना की भी शादी हो रही है। अब कोई बहस नहीं। अतीत में जो हो चुका है उसे दोहराना नहीं, वरना तुम मुझे खो दोगी, योगिता गुस्से से कहती है। रक्षा ये सुनकर चुप हो जाती है और अपना सर झुका लेती है। अपनी माँ को कुछ गलत कहकर वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। वो वैसे भी परेशानी में थी। ठीक है, मैं शादी कर लूँगी। इतना कहकर रक्षा उठकर अपने कमरे में चली जाती है। योगिता उसे जाते हुए देखती रहती है, पर रक्षा को रोकने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो ये मानती थी कि रक्षा को आगे बढ़ना होगा, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ़ हो। वरुण सबके साथ बैठा था। विधान और विक्रम आपस में बात कर रहे थे। जब से वरुण ने अपने बाबा साहब को धमकाया था, तब से वो उससे बात भी नहीं करते थे और उसे नज़रअंदाज कर देते थे। दादी वरुण को ही देख रही थी। वरुण, आप शादी कब करने वाली हैं? दादी सीधा सवाल करती हैं। सबकी नज़रें दादी की तरफ चली जाती हैं। कभी नहीं, वरुण बोला। आपको अपने घर वालों की खुशी का बिल्कुल ख्याल नहीं है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दादी थोड़ा गुस्से में कहती हैं। आपको हो क्या गया है? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वरुण हैरान था उनके गुस्से से। वो हमेशा प्यार से बात करती थी। आप समझती क्यों नहीं हैं? हम बस अपने पोते की शादी देखना चाहते हैं। अब हमारी उम्र हो चुकी है, कभी भी मर सकते हैं, इसीलिए आपसे ये सवाल कर रहे हैं, दादी बोली। आप ऐसा क्यों कह रही हैं और आप क्यों मरेंगी? वरुण झुंझलाते हुए कहता है। दादी अच्छे से जानती थी कि वरुण बहुत ढीठ है, इसलिए उसी के तरीके से बात करनी होगी। आप शादी कब करने वाले हैं? हमने ये सवाल किया है और इसका हमें जवाब चाहिए। हम नहीं करना चाहते शादी, आपको पता तो है, वरुण बोला। दादी उठते हुए जाने लगती हैं। वो निराश थी वरुण के जवाब से। दादी प्लीज़। वरुण जब उन्हें जाते देखता है तो वो बोल पड़ता है। दादी पलटते हुए कहती है, जब आप तैयार हो जाएं शादी के लिए तब हमसे बात करिएगा, वरना कोशिश भी मत करिएगा। जब आपको हम लोगों की फ़िक्र नहीं तो हम भी क्यों फ़िक्र करें, आप रहिए खुश। इतना कहकर दादी चली जाती हैं। सब वरुण को देख रहे थे। बाबा साहब भी उठकर चले जाते हैं। अपनी माँ को निराश होता देखकर उन्हें दुख हो रहा था। वरुण, कभी कभी परिवार के लिए भी जीना पड़ता है। आज आप अकेले खुश हैं, पर कल जब हम नहीं रहेंगे
तब आपको परिवार की अहमियत पता चलेगी। विक्रम का भी अपना परिवार होगा, बीवी होंगी, बच्चे होंगे। तब आप अपनी इसी डिसीजन को लेकर पछताएंगे। सुजाता दो टूक उसे कह कर चली जाती है। विक्रम दूसरी तरफ से वरुण को देख रहा था। वो भी चाहता था कि वरुण अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, पर उसे कुछ सुनाकर दुखी नहीं करना चाहता था। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, विक्रम उसे दिलासा देते हुए कहता है। विक्रम, क्या आपको भी लगता है कि हम गलत कर रहे हैं? वरुण सवाल कहता है। भाई साहब, हमारे चाहने से क्या होता है? यह आपकी ज़िंदगी है, हम आप पर अपनी ख्वाहिशें तो नहीं थोप सकते। बेशक हम चाहते हैं कि आप शादी करके सेटल हो जाएं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप पर दबाव डालें। इतना कहकर विक्रम चुप हो जाता है। वरुण उसे ध्यान से देख रहा था, पर कुछ कह ना सका। वो समझ रहा था कि सबको उससे बहुत उम्मीदें हैं। वरुण परेशानी से अपनी कार चलाए जा रहा था। घर में रहकर उसे घुटन हो रही थी। बाबा साहब की बातों का उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर आज दादी की बातें उसे दुखी कर गई थी, सोचने पे मजबूर कर गई थी। दूसरी तरफ संग्राम का फ़ोन बार बार आने पे वो फ़ोन उठाने पे मजबूर हो जाता है। बोलिए संग्राम। दूसरी तरफ से संग्राम के कहने पर वरुण परेशान होकर कहता है, हम अभी रक्षा के पास जा रहे हैं। वो कार रक्षा के घर की तरफ मोड़ देता है। रक्षा चुपचाप बैठी थी। उसकी ज़िंदगी कभी उसके हिसाब से नहीं चली। अपनी मम्मी को गलत बोलकर दुखी नहीं करना चाहती थी। अपने बाबा से वो इस बार फिर से लड़ लेती, पर अपनी माँ को इस हालत में तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। रक्षा दी। सोना दरवाज़ा नॉक करते हुए कहती है। आओ सोना, बाद में बात करते जाओ सोना, बाद में बात करते हैं। रक्षा बोली। दी, वरुण सर आए हैं, सोना ज़ोर से कहती है। रक्षा एकदम से खड़ी हो जाती है। वरुण का इतनी रात को आना उसे अचरज में डाल देता है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आ जाती है। बाहर वरुण दरवाजे के पास खड़ा था। वहीं बाबा और मम्मी उसे ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत परेशान लग रहा था। वरुण जैसे ही रक्षा को देखता है, आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है, चलिए बाहर। अरे! रक्षा उसकी इस तरह व्यवहार करने पे चौंक कर कहती है। सब वरुण को अब चिंतित होकर देख रहे थे। वो कभी ऐसी हरकत करता नहीं था। वरुण रक्षा के इस रिएक्शन पे गुस्सा होते हुए कहता है, भगा कर नहीं ले जा रहे, सिर्फ ज़रूरी बात करनी है, आपके घर वाले ज़रूर समझेंगे। वरुण के कहने पे रक्षा बिना बहस किए उसके साथ चल देती है। वहीं आशुतोष भी वरुण को कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वरुण की धमकी काम कर रही थी। वरुण बाहर आकर पलटकर रक्षा को जैसे ही देखता है, उसकी लाल आंखें देखकर बोल पड़ता है, क्या हुआ आपको? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कुछ नहीं, रक्षा निरस्ता से बोली। आशुतोष अंकल ने कुछ कहा आपको? वरुण अब भी उसे ध्यान से देख रहा था। उसे रक्षा की फिक्र हो रही थी। आप पहले अपनी बात बताइए, फिर मैं बताऊंगी। रक्षा उसे टोकते हुए कहती है। महेश व्यास। वरुण जैसे ही ये नाम लेता है, रक्षा चौंकते हुए उसे देखती है। आपने छुपाया क्यों हमसे? वरुण उसके चेहरे के भाव पढ़ते हुए कहता है, दूर रहिए उस इंसान से, कोई ज़रूरत नहीं कुछ पता लगाने की। रक्षा परेशान होकर कहती है, रक्षा क्यों? आप तो दोस्त थी ना हमारी। वरुण उसे एकटक देखते हुए शिकायती अंदाज से कहता है। रक्षा एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, दोस्त हूँ तभी नहीं बताया, खतरनाक आदमी है, जानते ही हैं ना आप, दूर रहिए उससे। हमारे बीच चाहे कितनी भी टकरार हो, पर आपका बुरा नहीं चाहूँगी। आपकी आदतों से भी वाकिफ़ हूँ। आप हर चीज़ के पीछे पड़ने वालों में से हो, इसीलिए इस आदमी से आपको दूर रखना चाहती थी। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। वरुण बोला। ये तो आपके बाबा साहब और मेरे बाबा ही बता सकते हैं, पर वो दोनों कभी मुंह नहीं खोलेंगे। रक्षा बोली। तो हम महेश व्यास से ही पता कर लेंगे। वरुण ढीठ बनते हुए कहता है, आप कितने जिद्दी हैं, कभी तो बात मानिए। वो खनन माफिया है, बहुत खतरनाक आदमी है। उसके पीछे जाना मुसीबत को बुलावा देना होता है।
तभी मैं आपको नहीं बता रही थी। रक्षा वरुण का कंधा पकड़ते हुए गुस्से से कहती है। वरुण रक्षा को ध्यान से देख रहा था। वो उसके लिए परेशान थी। उसकी जिद के कारण जो झुला रही थी। वो समझ रहा था कि वो उसे मुसीबत से दूर रखना चाहती थी, तभी ये बात छुपाए बैठी थी। रक्षा, वरुण उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है। बोलिए। रक्षा उसे देखते हुए कहती है। आपको आज क्या हुआ? वरुण समझ रहा था वो बहुत परेशान है, इसीलिए पूछ लेता है। आप बात मत घुमाइए। मेरे साथ क्या हुआ है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। रक्षा बोली। आप बताएंगी या हम अंदर जाकर पूछिए? वरुण ढीठ बनते हुए कहता है। अब वो सच में रक्षा के लिए परेशान हो रहा था। रक्षा का बुझा चेहरा देखकर महेश व्यास उसके ख्याल से निकल गया। मम्मी चाहती हैं कि मैं अब शादी कर लूँ। उन्होंने मेरे लिए लड़का देखा है, शायद इस हफ्ते मुझे मिलवा दें। अब उन्हें कौन समझाए कि मैं शादी नहीं करना चाहती। रेडी नहीं हूँ मैं अभी। रक्षा तड़तड़ाते हुए कहती है, क्योंकि वरुण बिना बात सुनी मानेगा नहीं। वरुण ये सुनकर चुप हो जाता है और ध्यान से रक्षा को देखने लगता है। उसकी शादी के बाद उसके दिल में चुभ गई थी। उसे अब जोरदार गुस्सा आने लगा था। रक्षा जब वरुण की कोई प्रतिक्रिया नहीं पाती तो गुस्सा होकर कहती है। बता दिया, अब हो गई खुशी। ये सुनते ही वरुण गुस्से से मुड़ते हुए अपनी कार में बैठकर चला जाता है। वो एक बार भी रक्षा को मुड़कर नहीं देखता। रक्षा उसकी इस हरकत पर अपना सिर पकड़ लेती है। रक्षा के कहे शब्द वरुण के कानों में गूंज रहे थे, उसे गुस्सा दिला रहे थे। रक्षा और उसका कोई खास रिश्ता नहीं था, फिर भी उसे दुख हो रहा था। वो अब सच में चली जाएगी। उसने तो रक्षा से झूठ कहा था कि वो उसे जाने देगा। इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोग जाने से पहले प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर देना, वरना आप लोगों से कहानी के पार्ट छूट जाएंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ।